ये करते हैं अगर तो मैंने 250 पढ़ा हो तो जाते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल हो ओके। चले। अच्छा, क्या नाम है, नंबर 19 था, एंटी साइकोटिक्स मैकेनिज्म। तो डोपामीन एंटागोनिस्ट ऑब्वियसली, ये मतलब कि डोपामीन एंटागोनिस्ट होते हैं कि इनहिबिट करते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन को। तो ये मेनली D2 पे एक्ट करते हैं। नंबर 20 फोर्मोटेरोल, इट्स अ लाबा, ऑब्वियसली लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, ये पहले भी आया है, आपके भी अभी ऊपर भी आया था ये। अच्छा, इसके बाद है जी, इन एस्थमा अटैक टू नॉट रिलीज 5-HT। 5-HT का एस्थमा के अटैक से कुछ लेना देना नहीं, ये तो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, मतलब कि डिप्रेशन के केस में इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है 5-HT रिसेप्टर्स का। तो एस्थमा के केस में इनका कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, नंबर 22 अक्यूट गाउट इज यूज्ड लेस ऑफन। अच्छा, गाउट के जो ट्रीटमेंट में है ना, जो लेस ऑफन है ना, वो मिथोट्रिक्सेट है। यूज करते हैं लेकिन कम करते हैं, सबसे मतलब कि लास्ट पे करते हैं। जो फर्स्ट चॉइस है ना इसके लिए, वो होते हैं सबसे पहले एंसिड्स आ जाते हैं, फिर कॉल्चिसिन आ जाती है, फिर नंबर 3 पे आ जाते हैं स्टेरॉइड्स लाइक प्रेडनिसोलोन्स। तो मिथोट्रिक्सेट बहुत लास्ट पे है, लीस्ट लाइकली है। नंबर 23 बटरफ्लाई फ्लैशेस, सिस्टम ल्यूपिस एसिस्टोमेटिस, ये पहले भी हुआ है, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई फ्लैशेस होते क्या, ये बेसिकली ना ये निशान से बन जाते हैं नाक पे और चीक्स पे। तो रेड कलर के, जैसे फंगस इन्फेक्शन होता है, फंगस नहीं होता लेकिन उस तरह के कोई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ये बेसिकली होते हैं सिस्टमेटिक ल्यूपिस एरिथ्रोमेटिस की वजह से होते हैं, कि ये एक ऑटोम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, वही कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। तो मल्टीपल इसके फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल इसकी कंडीशंस हो सकती हैं, कोई जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन वगैरह, और बहुत सारी मतलब कि कंडीशंस इसमें आ सकती हैं। तो याद बस यही रखना है कि इस वजह से, ये SLE की वजह से, ये उसकी इंडिकेशन है कि ये आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्रोमाइज्ड है। अच्छा, नंबर 24 ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट रिड्यूस कार्डिक प्रीलोड, ये भी पहले भी डिस्कस हो चुका है कि मतलब कि हार्ट की एक्टिविटी को वो कम कर देते हैं, कि हार्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है, GTN भी इसको कहते हैं, तो उसकी एफिकेसी को ज़रा थोड़ा सा कूल डाउन कर देती है, उसको कहते हैं कि ज़रा आराम से काम करो, ज़्यादा नहीं करना। 25 फर्स्ट एंजाइम इंक्रीज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन्फाक्शन। अच्छा, इसमें होता है जो सबसे पहले रिलीज होगा ना, वो होगा ट्रोपोनिन, देन सीपे की, जिसको काइनेज कहते हैं, और जो थर्ड पे है वो LDH है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये तीनों एंजाइम्स हैं, इनका ऑर्डर भी इसी तरह बनता है। और अगर क्वेश्चन ये आता है ना कि सबसे पहले कौन सा एंजाइम होगा, तो वो ट्रोपोनिन है। दो तरह से आ सकता है कि इसका ऑर्डर भी आ सकता है, सेकंड इस तरह से आ सकता है कि सबसे पहले कौन सा होगा, तो वो ट्रोपोनिन होगा। नंबर 26 बट मेडिसन इज क्रिएटेड सीपीके कैसे अनचेंज। है? जी, सीपीके आपने क्या बताया? ये क्रेटेनिन काइनेज एंजाइम्स होते हैं, ये इस तरह का नाम है इसका, क्रेटेनिन काइनेज ही कहते हैं इसको, ये फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, तो इसको यही कहते हैं। नंबर 26 वट मेडिसिन एक्सक्रीटेड अनचेंज, जेंटामाइसिन, कैम्प्रोसेट, लिथियम, पोलर ड्रग्स एक्सक्रीटेड अनचेंज, एग्जाम्पल गिवन है जी एंटीडोट। अच्छा, ये जो 26 है ना, इसमें मतलब कि ये जो बेसिकली होती है ना पोलर ड्रग्स, कि वो अनचेंज होती हैं, ये सब पोलर ड्रग्स हैं। तो पोलर ड्रग्स होती कौन सी हैं, कि इसमें वो होती है कि जब इनके मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद, जब किडनी की फिल्ट्रेशन के बाद ना, ये मतलब कि गो थ्रू रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते, ये दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं होते। तो इस वजह से मतलब कि ये ना एक्सक्रीटेड वैसे के वैसे ही एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से। नंबर 27 हाउ टू डोज आइबुप्रोफेन, ये आइबुप्रोफेन की ना सिंपली डोज लिखी हुई है, कि अडल्ट डोज है 2 to 400 mg 3 or 4 times डेली, मैक्सिमम 2.4 ग्राम है। जो पीडियाट्रिक डोज है वो जो 3 महीने से कम है, 5 to 10 mg/kg। तूने और बोला नहीं था इन्हें? बोला था, बोला तो बोला बोली थी। और मैक्सिमम है जी 400 mg, और 3 to 4 डेली देते हैं। तो इसी तरह से मतलब कि उसकी वो बताया कि एक्सक्रीट आउट कैसे होती है, इसके 2 फेज के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है, ये भी हमने पहले अल्लाह नसर में भी किया है, कि हाइड्रोक्सिलेशन होती है, फिर देन ग्लूकोरोडाइलेशन उसकी होती है, ये फेज 2 के प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है बॉडी में से। 28 स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम काज्ड बाय सल्फोनामाइड्स, बिल्कुल सल्फोनामाइड्स जो होते हैं, ये सल्फामेथॉक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम कॉम्बिनेशन में, तो इसकी वजह से ना स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम काज होता है। स्टीवन जॉनसन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, जस्ट लाइक एनाफाइलैक्टिक शॉक ना, उसी तरह का ये होता है, और बहुत सीवियर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है, और ये बहुत सारी एंटी एपिलेप्टिक्स की वजह से भी होता है।
ये भी आपने याद रखना है कि एंटी एपिलेप्टिक्स की वजह से भी काफ़ी सारी हैं, उसकी वजह से भी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, और इसकी सल्फोनामाइड की वजह से भी होता है। 29, रिवारोक्सीबान विच ड्रग इंक्रीज सीरम लेवल। रिवारोक्सीबान के सीरम लेवल को कौन सी ड्रग बढ़ा सकती है, वो जी कीटाकोनाजोल, और अजोल फैमिली जितनी भी है, मतलब कि ये एंटीफंगल है ना, ये साइटोक्रोम इनहिबिटर है, वो उसकी उसको इनहिबिट कर देगी, उसकी मतलब कि ऑब्वियसली एफिकेसी को इनहिबिट कर देगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होगी। ये बेसिकली इंट्रैक्शन है कि ये जब हम साइटोक्रोम फर्स्ट पेज भरेंगे ना उसका आला नसर का, उसमें ये चीज़ ज़्यादा क्लियर आएगी कि जब हम साइटोक्रोम इंजाइम्स भरेंगे तो वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, ये अजोल फैमिली कहाँ पे एक्ट करती है, ये दूसरी चीज़ें सबस्ट्रेट इंड्यूसर्स, और ये सारा उन्हीं में क्लियर होगा। 30, इंजाइना एंड हार्ट फेलियर ड्रग्स, लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, मेटोप्रोलोल। इंजाइना और हार्ट फेलियर के केस में ये हम कॉम्बिनेशन देते हैं, ये तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस हो चुका होगा। एंटी माइक्रोबियल डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, जेंटामाइसिन, एमिनोग्लिकोसाइड्स एंड डोपोटामाइसिन। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। अच्छा, ये जो 31 है ना, इसमें ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग जो होती है ना, ये बेसिकली होती है द रेट ऑफ किलिंग इंक्रीजेज एज पीक ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, कि जब वो पीक पे ड्रग जाती है ना उसकी कंसंट्रेशन, तो तब वो बहुत ज़्यादा मतलब कि जर्म्स को ना किल करती है, उनकी एलिमिनेट ऑब्वियसली उसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी को बढ़ा देती है, बहुत मैक्सिमम कर जाती है। 32, नोजिया एंड वॉमिटिंग मोर विद सिस्प्लास्टिन, ये अभी अभी आज ही डिस्कस हुआ है दोबारा कि सिस्प्लास्टिन एंटी कैंसर है, कीमोथेरेपी में यूज होती है, और ऑलमोस्ट जितनी भी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स है ना, ये नोजिया और वॉमिटिंग करती ही करती है, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा करती है वो सिस्प्लास्टिन करती है। 33, जुलिंजर एडिसन सिंड्रोम, ये बेसिकली पेंक्रियाज का कैंसर इसको कहते हैं, कि जिसमें उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, और उसी की वॉल्स को डैमेज करना, गैस्ट्रिक एसिड जो होता है उसी की वॉल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, तो अल्सर बन जाता है, अल्सर की वजह से वो मतलब कि बहुत सीवियर किस्म का बन जाता है, जो अल्टीमेटली कार्सिनोमा या कैंसर में कन्वर्ट हो जाता होता है। तो ये कंडीशन का नाम है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फेनिटोइन डोज इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये भी आज ही पढ़ा हमने, 15 to 20 mg इसकी डोज होती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस होता क्या है, ये बेसिकली होता है कि अनकंट्रोल्ड सीजर्स होते हैं, कि मतलब कि विद इन नो टाइम, मतलब कि 5 मिनट के अंदर अंदर ही ना आपको यहाँ तक बहुत लंबा झटका लगता है, और वो कंटिन्यूली सीजर्स होते ही रहते हैं, 2 या 3 4 होते हैं, यहाँ 5 मिनट के अंदर 2 3 हो जाते हैं, या एक ही इतना प्रोलॉन्ग कर जाता है कि आपको रिकवर करने का मौका नहीं मिलता, और ये काफ़ी डेंजरस होता है, इसको कहते हैं कि स्टेटस एपिलेप्टिकस। लाइव वैक्सीन्स, लाइव वैक्सीन जो जिंदा वैक्सीन, मतलब कि जिनमें जिंदा ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये सारी उनके नाम लिखे हुए हैं कि MMR, BCG, ये सारी येलो फीवर जितनी भी हैं। और इसी के रिलेटेड है 36, नॉट यूज्ड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, वन ऑफ लाइव वैक्सीन, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं उनकी तो इम्यूनिटी पहले ही कॉम्प्रोमाइज हुई होती है, तो उनमें डिजीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से जो लाइव वैक्सीन है ना, वो इस तरह के पेशेंट्स को हमने बिल्कुल भी नहीं देनी। अच्छा, 37, स्टेटन काज मायोपैथी, ये इंट्रैक्शन है, ठीक है, कोल्चिसिन और विद जेमी फाइब्रोसिल, ये दोनों कॉन्करेंट अगर हम लेंगे तो ये मायोपैथी करेंगे, और स्टेटिन के साथ ये नहीं देते। नंबर 38, पेनिसिलिनेज एंड बीटा लैक्टिमाज, ये अमोक्सिक्लेव, वही ऑगमेंटन वाला फॉर्मूला है, उसकी रेजिस्टेंस के लिए जो एंटीबायोटिक है वो देते हैं, वो अमोक्सिक्लेव देते हैं। वैंकोमाइसिन स्किन इन्फेक्शन, अच्छा, वैंकोमाइसिन की वजह से ना एक कंडीशन कॉज होती है जिसको हम कहते हैं वैंकोमाइसिन फ्लशिंग सिंड्रोम, इसमें भी वही एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं कि रेडनेस ऑफ द फेस, पूरी बॉडी पे रेडनेस हो जाती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं, तो ये ड्रग इंड्यूस्ड एक कंडीशन है कि इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, और होते भी हैं, और जेन्युइनली होते भी हैं, मैंने देखा भी है। नंबर 40, ग्लाकोमा, ड्रग ऑफ चॉइस है जी, बिटॉक्सिलॉल इसमें बीटा ब्लॉकर है, तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है। बट इन केस ऑफ एस्थमा, एस्थमा में तो हम बिल्कुल भी सिलेक्टिव तो हम दे सकते हैं क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव है, तो एस्थमा में और COPD में, ब्रेडिकार्डिया में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम ये नहीं देंगे, उसको मजीद वर्स करेगा इस कंडीशन को। 41, नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेक्टल सपोजिटरी एब्जॉर्प्शन, पेशेंट हाइड्रेशन, पेशेंट की हाइड्रेशन का, डिहाइड्रेशन का सपोजिटरी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो सपोजिटरीज होती है ना, ये नॉर्मली वर्क ही करती हैं बॉडी टेम्परेचर पे, ठीक है, नॉर्मली इनका जो होता है ना वर्क करने का, वो 31 या 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर में ये वर्क करती हैं, तो ये तो देनी भी रेक्टली होती हैं, तो इस वजह से हाइड्रेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। 42,
कोलचिसिन डोज अक्यूट गाउट अटैक, उसकी डोज लिखी हुई है 1 mg कोलचिसिन 10 500 mcg और 0.5 mg। तो ये सारी डोज इसकी लिखी हुई है। जो मैक्सिमम है ना वो 6 mg पर कोर्स, मतलब कि 3 दिन का इसका कोर्स होता है। और पूरे कोर्स में हमने मैक्सिमम जो दे सकते हैं ना वो 6 mg करनी है। उसको डोज को अपने मतलब कि एडजस्ट करने का वो उन्होंने बस लिखा हुआ है कि इस तरह से आपने एडजस्ट करना है। 43, इफेक्टेड थायराइड फंक्शन, लिथियम और अमायोड्रोन, ये दोनों बहुत इफेक्ट करते हैं। ये जो लिथियम है ना ये तो हाइपोथायराइडिज्म है, तो आपने देना ही नहीं ना बिल्कुल भी, क्योंकि इसको और वर्स कर देता है। और अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है ना तो पहले उस कंडीशन को हमने ट्रीट करना है, फिर उसके बाद ये देना। और अमायोड्रोन भी इसी तरह से इसकी टॉक्सिसिटी करता है। अच्छा, डिजीज अटैक एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, माइस्थीनिया ग्रेविस है। क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक होते हैं और एक न्यूरोमस्कुलर पे जंक्शन पे होते हैं, तो ये उन पे इफेक्ट करता है। तो मिस्थेनिया ग्रेविस बेसिकली होता है क्या क्या है कि ये इम्बैलेंस हो जाता है नर्व्स का और इसकी न्यूरोट्रांसमिशन का, कि ये जो आपके वॉलंटरी मसल्स होते हैं ना उनमें मतलब के कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट का ये डिसऑर्डर है कि आपके कंट्रोल होते तो वॉलंटरी हैं लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं रहते। तो ये भी एक ना ऑटोम्यून डिसऑर्डर है। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे के लेवल पे होती है ये डिजीज। एप्लीडिनोन लेस साइड इफेक्ट देन स्पाइरोनोलेक्टोन, बिल्कुल जैसे कि ये दोनों ही डायूरेटिक फैमिली में से ही ऑलमोस्ट आ जाते हैं, लेकिन ये जो एप्लीडिनोन है ना ये समहाउ रिलेटेड टू एन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट टाइप ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन है। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा कि स्पाइरोनोलेक्टोन है ना तो इसके बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वो गायनेकोमेस्टिया टाइप इस तरह के काफ़ी खतरनाक से इसके होते हैं। तो ये इस वजह से ना फिर एप्लीडिनोन को सजेस्ट किया जाता है एज कम्पेयर टू स्पाइरोनोलेक्टोन। 46 भी इसी से रिलेटेड है। ड्रग दैट एंटागोनाइज स्पाइरोनोलेक्टोन डाययूरेटिक ट्रीटमेंट इन एक्नी, मिलोक्सिगेम। अच्छा, ये जो स्पाइरोनोलेक्टोन है ना ये ऑब्वियसली पोटेशियम के लेवल्स को बढ़ाता है। जो मिलोक्सिगेम है वो भी बढ़ाएगा। बट इसकी जो इंडिकेशन है ना कि स्पाइरोनोलेक्टोन की, कि ये उसमें भी हम देते हैं, एक्नीज में भी देते हैं, हिर्सुटिज्म में भी देते हैं कि वो हिर्सुटिज्म में कि फीमेल्स के चेहरे पे बाल वगैरह आ जाना उनमें भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो उस केस में जब एक्निस के केस में हम देते हैं ना तो फिर इसके इफेक्ट को वो एंटागोनाइज करेगा मिलोक्सिगेन। ठीक है, समहाउ इट इज सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन, तो उसको एंटागोनाइज करेगा, अदरवाइज सेम है दोनों। अच्छा, नीचे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ट्रिपल वैमी ये होती क्या है। ये बेसिकली ये होती है कि जब आप 3 ड्रग्स देते हैं ना एक साथ तो उसके इफेक्ट को मतलब कि ये ट्रिपल वैमी कहते हैं। और 3 ड्रग्स वो कौन सी हैं कि अगर आप एस इनहिबिटर्स या सार्टन्स में से कोई ड्रग दे रहे हैं, दोनों में से एक दे रहे हैं, और उसके साथ आप डायूरेटिक भी समहाउ दे रहे हैं, और अगर आपने फिर एनसिड भी दे दिया है ना तो फिर उसका जो अल्टीमेटली इफेक्ट है ना कि वो लिवर पे बहुत सीवियर किस्म का आएगा, किडनीज पे। तो वो इस चीज को लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट आप कर लीजिएगा। तो लिखा बेसिकली ये कॉन्करेंट यूज का लिखा हुआ है कि इन तीनों को कॉन्करेंट यूज आपने नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है एक साथ में। नंबर 47, नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ आइसोट्रिटिनोइन। अच्छा, आइसोट्रिटिनोइन का साइड इफेक्ट है कि जी हाइपोग्लाइसीमिया, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसके और साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, बर्निंग, इचिंग, रेडनेस, स्किन इन्फेक्शन, मतलब कि ये एक्नीज के लिए बेसिकली दी जाती है ना। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया इसका इफेक्ट वो नहीं है साइड इफेक्ट। बेंजोइल परऑक्साइड फुल इफेक्ट इन 4 to 6 वीक, बेंजोइल परऑक्साइड किस लिए देते हैं, ये भी एक्नीज के लिए देते हैं। ये टॉपिकल फॉर्म में क्रीम या ऑइंटमेंट के फॉर्म में होती है। तो इसका जो मतलब कि इफेक्ट पीक पे जाता है ना वो 4 to 6 वीक्स लगते हैं इसमें। 49, एस्प्रिन एंटीप्लेटलेट एक्शन। अच्छा, ये एस्प्रिन का बताया हुआ है कि उसका एंटीप्लेटलेट जो एक्शन है जो इरिवर्सिबली इनहिबिटिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज COX-1 which is required to make the precursor of thromboxane within platelets। ठीक है, ये उसका बताया हुआ है कि बेसिकली होता क्या है कि जब प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग जब बनना शुरू हो जाती है ना, क्लॉट बन जाते हैं। तो उसको बताया गया कि उसकी एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी है कि वो उसको बनने नहीं देते, उसको क्लॉट नहीं बनने देते। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट बताई हुई है। 50, विजाइनल निस्टेटिन सेल्फ ट्रीटमेंट बट ओरल थ्रस्ट मोस्ट कॉमन आफ्टर एंटीबायोटिक कोर्स। जो विजाइनल निस्टेटिन होते हैं ना ये इसके लिए आपको ना किस मेडिकल सुपरविजन की कोई ऐसा जरूरत नहीं होती, यू कैन गेट इट ओवर द काउंटर फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड फार्मेसी। ये बेसिकली एंटी फंगल होती है। ठीक है, विजाइनल इन्फेक्शन में ये टॉपिकल फॉर्म में आ जाएगी या इंट्राविजाइनल आ जाएगी कैप्सूल्स। लेकिन जब होता है ना कि मुंह में छाले वगैरह बन जाते हैं या माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, तो कोई एंटीबायोटिक आपने कोर्स किया है
तो उसकी वजह से हो जाते हैं। तो उनमें भी ये इफेक्टिव काफ़ी होता है। इसमें ये होता है कि मुंह में गार्गल करके या आप स्वेलो कर लें या गार्गल करके इसका सोल्यूशन बाहर फेंक दे, तो उसमें काफ़ी इफेक्टिव है, उसमें हील करने के लिए ये काम होता है। 51 इम्पोर्टेड इन ह्यूमन लिनोलिक एसिड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स प्रिकर्सर्स ऑफ आर्कियोडियनिक एसिड। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, बॉडी को इनकी ज़रूरत होती ही होती है, तो इनको ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी कहते हैं। तो ये वो है सिंपली। ड्रग नॉट अंडरगो लिवर मेटाबॉलिज्म गाबापेंटिन प्री ये मेरा क्वेश्चन था 51 से। क्या कह रही हैं? हाँ मेरा तो हो गया, आपका सॉरी। क्या था? मेरा हो गया ओके। वजह आप ये स्टार्ट करें। 51 है। जी जी 51 है। लिनोलेनिक एसिड जो है ना, वो कैसे प्रिकर्सर है कि लिनोलेनिक कन्वर्ट होता है पहले गाबा लिनोलेनिक एसिड में, फिर डाई होमो गाबा लिनोलेनिक एसिड में, और फिर उससे कन्वर्ट होता है ये आर्चिनोडोनिक एसिड में। तो इस तरह ये इसका प्रिकर्सर है आर्चिनोडोनिक का लिनोलेनिक एसिड। 52 है ड्रग नॉट अंडरगो लिवर मेटाबॉलिज्म गाबापेंटिन और पैरागेबलिन, ये दोनों ड्रग्स क्या है, लीवर के मेटाबॉलिज्म नहीं, लीवर में मेटाबॉलाइज नहीं होते, बल्कि ये डायरेक्ट क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स को। अच्छा 53 है लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, नॉन लीनियर जीरो ऑर्डर लिखा हुआ है, ये गलत उल्टा लिखा हुआ है। जो लीनियर होता है वो जीरो ऑर्डर होता है, और जो नॉन लीनियर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास जो कर्व आता है हमारे ग्राफ में, और जीरो ऑर्डर में होता है स्ट्रेट लाइन आता है। और ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। एक मिनट, कंसंट्रेशनों में 50 जीरो ऑर्डर में नॉन लीनियर लाइन नहीं आती थी, और वजह याद करो। फर्स्ट लाइन में स्ट्रेट लाइन आती थी, लीनियर आता था, क्योंकि वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है ना। तो विद नहीं, वो कंसंट्रेशन आता गोलिक आता है, गोल आता है, कर्व आता है फर्स्ट ऑर्डर में, और लीनियर लाइन आती है बिल्कुल स्ट्रेट जीरो ऑर्डर में। कंफर्म भी कर लेना, वैसे मैंने को देखा है अच्छा जीरो ऑर्डर में लीनियर लाइन आती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे उसका इसकी फिर स्ट्रेट लाइन। करेक्शन कर लेंगे, इसको चेक कर लें फिर। जी जी सर। 54 नेफ्रोटिक एक काउंटर इंडिकेटेड जीआई ऑब्स्ट्रक्शन अल्सर एंड गैस, क्योंकि जो नेफ्रोटिक क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है स्टमक में, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि काउंटर इंडिकेटेड है अल्सर और गैस और जीआई ऑब्स्ट्रक्शन। 55 जेंटल में से नॉट गिवन विद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट। जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है जिसमें आ जाते हैं, बताती हूँ, जिसमें ये सेक्शन आई कोलिन आ जाते हैं, एट्राक्यूरम आ जाता है, न्यूरोक्यूरम आ जाता है, ये सारे जो ड्रग्स हैं ये सब क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर एक्टिव ब्लॉक कर देते हैं न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को ना। और जेंटामाइसिन भी यही करता है कि न्यूरोमस्कुलर की ब्लॉकिंग कर देता है, तभी इसके इफेक्ट पॉजिटिव हो जाते हैं और साइनर्जिक अफेक्ट होते हैं। साइनर्जिक अफेक्ट मतलब कि वो और ज्यादा पॉजिटिव में चल रहे हैं, इसका एंटागोनिस्ट होता है, इसका अपोजिट होता है। साइनर्जिक मतलब वो पॉजिटिव वे में बढ़ जाता है। 56 डोज एडजस्टमेंट फॉर, अगर हम ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे रहे हैं तो हम इसमें डोज एडजस्टमेंट करेंगे, रीनल रीनल का देखेंगे, रीनल इम्पेयरमेंट कितना है उसकी लिहाज से हम लो एल मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का करेंगे, और जो अनप्रैक्टिकल हेपरिन का है उसका नहीं करेंगे डोज एडजस्टमेंट, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाता है। 57 में भी यही बताया गया कि एक्सक्रीशन बताई हुई है कि रीनल से होती है, ये लो मॉलिक्यूलर वेट नॉन सैचुरेटेड मैकेनिज्म, और जो अनफ्रैक्शनल हेपेरिन है वो किससे एक्सक्रीव होता है, मेटाबोलाइज होता है, हेपेटिक्स होता है। तो अगर हमें उसकी भी अगर डोज एडजस्टमेंट देखनी हो तो हम उसका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, हम उसका जस्ट किडनी का देखते हैं कि किडनी कितनी वो हुई है आपकी इम्पेयर हुई है, तो उसके लिहाज से हम उसकी डोज एडजस्टमेंट। ठीक है। 58 व्हाट सब्सटेंस कंटेन बोथ, ये हमारे अलीनसर में पढ़ा, ये चारों जो है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मौजूद होते हैं, मिथाडोन, प्रेडिनिसोलोन और ये फिनोबार्बिटॉल और टेम्पोर। एमटी और सीपी की तरह याद करने के लिए याद किया, एमटी और सीपी। एमटी ये दोनों है और ये सीपी स्टैंड फॉर फिनोबार्बिटॉल। नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो थिक होते हैं ना, जैसे केचप है, या क्या बोलते हैं नेल पॉलिश है, थिक लिक्विड्स है,
तो इसमें बताया है कि शेयर थिनिंग, थिकनिंग बताया है, शेयर थिनिंग बताया है। ये चार पांच पांच इसके वो बताए हैं, फैक्टर बताए कि शेयर थिकनिंग में क्या होगा कि शेयर स्ट्रेस ज्यादा होगा और फ्लो कम होगा। जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि स्मॉल पार्टिकल्स है जो हमारे सॉलिड कंटेंट में रोटेट कर रहे होते हैं, स्मॉल डिफ्यूक्लेटेड पार्टिकल्स होते हैं। शेयर थिनिंग में क्या होता है, जैसे नेल पॉलिश होता है, पेंट्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, ब्लड वगैरह में, केचप वगैरह में क्या होता है, शेयर स्ट्रेस भी ज्यादा होता है और उसका फ्लो भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ये मायोनीज वायोनीज की कितना थिक होता है, टूथपेस्ट कितना थिक होता है एज कम्पेयर टू उनके, इनका फ्लो ज्यादा होता है। ये बिंग गम बॉडी, ये जैसे प्लास्टिक में क्या होता है, शेयर स्ट्रेस भी लो होता है और लेकिन इनमें क्या होता है, तो रिजिड होता है बॉडी बट हाई। विस्कस लिक्विड्स में क्या होता है, हाई इसका शेयर स्ट्रेस होता है और प्लास्टिक में इसका शेयर स्ट्रेस लो होता है। जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये चॉकलेट बहुत थिक होता है, उसका फ्लो प्रॉपर्टी नहीं होती। टूथपेस्ट वगैरह में भी हम प्रेस कर रहे होते हैं तो आगे से पेस्ट निकल रहा होता है, लेकिन अगर उसको हम फ्लो की प्रॉपर्टी देखें तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। सिक्सोट्रॉपी टाइम डिपेंडेंट शेयर थिनिंग होते हैं, जैसे जेल सोल्यूशन होते हैं जिसमें हम जैसे कोई जेल वाला सोल्यूशन है, उसमें क्या होता है कि शेयरिंग बहुत, उसकी जो थिकनिंग है बहुत थिनिंग पतला होता है, उसमें जेल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर कंपार्ट हो रहे हैं। रियो रियोपैथी ये एंटी थायरोस्ट्रॉपी है, जो थायरोस्ट्रॉपी है उसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें शेयर स्ट्रेस भी ज्यादा और फ्लो नहीं है। मतलब इसमें जो ये सोल्यूशन में जेल ट्रांसफर, जैसे प्रिंटर की इंक होती है ना, गाढ़ी होती है, बहुत जेल नुमा होती है, तो उसको हम एंटी टॉक्सिक कॉपी में लेते हैं, तो उसका शेयर भी ज्यादा है और फ्लो भी कम है। जो हमने शेयर थिकनिंग में पढ़ा था उसमें क्या था, ये भी उसकी ही तरह था, उसका भी फ्लो कम था और शेयर ज्यादा था। इसी तरह ये जो भी एक इनका फैक्टर है, उसमें भी यही सेम सेम केस है। 60 स्पाइरल एक्टर इज नॉट सेफ है इन गाउट, अभी बताया कि इसमें क्या हो जाता है, हाइपरकैलोरी हो जाता है, तो ये गाउट में सेफ नहीं है स्पाइरल एक्टर। ऑपियोइड्स की क्लासिफिकेशन बताइए, 5 के क्लासिफिकेशन में बता रहे हैं उनको, मॉर्फिन, फेंटानाइल, मेथाडोन, ट्रामाडोल और पेंटाजोक्सिन। ठीक है, उसकी डेरिवेटिव्स बताइए और उसकी क्लासेस बताइए कि मॉर्फिन की कौन सी है और इन सब की क्लासेस बताइए कि ये बच्चे वाली कहानी क्लास हो रही है। अच्छा, एक्स्ट्रा नोट्स में उन्होंने बताया हुआ है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या है, हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं और ये ट्रीटमेंट करते हैं डिफरेंट इन्फेक्शन जो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं उनके खिलाफ हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड यूज करते हैं। और ये आइसोलेटेड होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन से, और ये जिसमें माइसिन प्रोटेक्ट लगा हुआ ना माइसिन, वो सब चीजें हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन वगैरह सब चीजें किस तरह से मैनिपुलेट। और मैक्रोलाइट्स का बताया है, मैक्रोलाइट्स क्या होती है, उसमें मैक्रोलाइट्स इलेक्ट्रॉन रिंग्स होती है। ठीक है, उसमें वन और मोर डीऑक्सी शुगर्स अटैच होते एग्जाम्पल हैं। क्या मिस, और एग्जाम्पल क्या बताइए आपने माइनोग्लाइकोसाइड्स की? ये एरिथ्रोमाइसिन वगैरह जिसमें माइसिन की प्रोटेक्ट है ना। नहीं नहीं, लिवोफ्लोक्सासिन है शायद। लिवोफ्लोक्सासिन लिवोफ्लोक्सासिन वगैरह होते हैं। अमाइनो एरिथ्रोमाइसिन, ग्लाइकोसाइड एरिथ्रोमाइसिन भी इसी में आएगा। कंफर्म माइसिन के या वाले से याद है कि माइसिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड। नहीं, चलो मैं एरिथ्रोमाइसिन देख लूँ। मैक्रोलाइड में है। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्या नाम है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये होते हैं मैक्रोलाइड। और ये सब मेनोग्लाइकोसाइड में मैक्रोलाइड्स है, लिवोफ्लोक्सासिन आएगा। लिवोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये हैं लेकिन इसकी सिप्रो। जो सुफिक्स क्यों लिखी हुई है, माई वाई नहीं, एम वाई सी जेंटामाइसिन और मिकासिन है वो, जेंटमिस। क्विनोक्विनोन में भी काम नहीं कर। नहीं, हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स है, सही है। ये अमीकासिन है और जेंटामाइसिन है, सही सही सही, ठीक है। अमिका से ना जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन और ये दो अमीकासिन है, ठीक हमारे। है। और ठीक है, टोब्रामाइसिन, टोब्रामाइसिन भी। सही। और मैक्रोलाइट्स में ये सारे इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं और उसमें वन और मोर शुगर के अटैच होते हैं, ये इसलिए मैक्रोलाइट यही है। ठीक है, अगर किसी को पेनिसिलिन या फिर उससे एलर्जी होती है विटामिन लेक्टन से, तो उनमें हम ये मैक्रोलाइट्स देते हैं। ठीक।
यूज इन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, ये सारी जो ड्रग लिख दी उन्होंने एक साथ करके, हम अलग 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 पढ़ते आते हैं ना, एक कोडीन दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये सब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की लिखी हुई है कि या ये सारी ड्रग्स हम दे सकते हैं प्रेगनेंसी फॉर प्रोडक्ट कंटेनिंग 2 और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, कोडीन क्या है, ये हाई डोज में विड्रॉल इफेक्ट देगा, पर लो डोज हम दे सकते हैं, लो डोज में हम कोडीन दे सकते हैं, अगर हाई डोज देंगे तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन इन न्यूबॉर्न हो जाएगा। इसी तरह पैरासीटामोल या कैटेगरी ए बी सी डी होती है ना, जैसे ए में ये सेव होती है, बी में ये सेव होती है, तो ऐसी तरह डी में ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है सारी क्लासेस में, 4। इसी तरह आइबुप्रोफेन कैटेगरी सी में आती है, एस्पिरिन है, ये सारी डॉक्सी अमाइन, ये सारी चीजें हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। ठीक है, कोडीन, ये बाकी जो लैक्टेशन में हम ये सारी है, कोडीन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये सारी भी हम लैक्टेशन में दे सकते हैं, लैक्टेशन में। ठीक है, ईस्टर अमाइड एंड देयर साइक्लिक डेरिवेटिव जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स आर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप दैट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, जैसे ये सारे जो जिसमें ये वाले बॉन्ड आएंगे ना, ईस्टर अमाइड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, वैसे इसमें जिसमें कैटेगरी भी आएंगे ए इसमें हाइड्रोलिसिस ए होगी। सी, जो वैसे ये कैटेगरी ए है ना, कैटेगरी बी और कैटेगरी ए है वो सेफेस्ट है, ठीक है, कैटेगरी बी उससे जी, कम सेफ है, कैटेगरी सी नहीं सेफ, और कैटेगरी यस, डी भी नहीं सेफ। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता नहीं है बिल्कुल नहीं, कि जब हमारे पास कुछ तो हम ऑप्शन देते नहीं हैं इसकी होता बुनियाद पे। तो फिर कैटेगरी डी भी दी जा सकती है, जैसे कि कार्बामेज़ेपिन और प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। तो इसकी कैटेगरी जो ए होगी वो सेफेस्ट होगी। और जो कैटेगरी डी है ना, वो बिल्कुल भी नहीं देते किसी भी सूरत में, क्योंकि वो एक्सट्रीमली टेराटोजेनिक होता है और वो करता ही करता है। हाँ, कैटेगरी सी हाँ नहीं, पूरे लेकिन ये रिस्क बेनिफिट कार्बामेज़ेपिन रेशो में कैटेगरी देती लेकिन बी है। है अगर ना। रिस्क पे बात आ जाए ना, अगर बेनिफिट है, बच्चे की कैटेगरी उसकी सी उस है। पे बात आ गई, उसकी बट लाइफ इन सेविंग केस पे बात है, तो इफ हम द दे बेबी सकते इज हैं। हेल्दी तो यू कैन गो फॉर नहीं, दैट, लेकिन जरूरी नहीं कार्बामेज़ेपिन है, खैर कैटेगरी सी एनीवेज। है, कैटेगरी डी दे ही नहीं सकते आप, वो तो टेराटोजेनिक इफेक्ट देगा ही देगा। कार्बामेज़ेपिन कैटेगरी सी है। जी, कैटेगरी चलिए सी ठीक। को रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो पे रखते हैं, लेकिन जो कैटेगरी डी है ना, उसको बिल्कुल टच नहीं करते प्रेगनेंसी में। वो लाजमी देगा टेराटोजेनिक इफेक्ट, और वो भी बहुत खतरनाक लेवल पे देगा जाके। ओके। तो ठीक है, बाकी ये जो कुछ कंपाउंड है ईस्टरामाइड्स और इलेक्ट्रॉन वगैरह, ये हाइड्रोलिसिस से ब्रेक डाउन होते हैं, और हाइड्रोलिसिस होती है इसमें। और क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोलिसिस नहीं होती, बल्कि ये कॉन्जुगेट कर लेता है ग्लूकोनिक एसिड से और ये ग्लाइसिन वगैरह से। ठीक है, ईस्टर अमाइड्स और ये ये किससे कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के उससे। 62 स्ट्रक्चर दिया हुआ है फिनाइल अल्कमाइन अमाइन का, और इसमें एपिटामाइन का पार्ट बताना है कि कोई इसमें एपिटामाइन का कोई पार्ट इसमें पार्ट नहीं है। ये जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, द बेसिक एपिटामाइन स्ट्रक्चर इज कंपोज ऑफ पेनिथिल अमाइन। ठीक है, ये अल्काइल अमाइन है, और जो एपिटामाइन है ना, एपिटामाइन वो पेनी इथाइल अमाइन है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप होता है उसमें, अल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, इसमें अगला है इन इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक अमाइंस। तो ये इनडायरेक्ट एक्टिंग जो सिंपैथोमिमेटिक्स है ना, उसमें अमाइंस बताए हैं कि उसमें हाइड्रोक्सिल एक या एक से ज्यादा, या फिर कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, क्या पता एक हो, क्या पता दो हो, या फिर ना हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जिनमें वो क्या कराते हैं, हायर लिपोफिलिसिटी करवाते हैं और ग्रेटर एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जब हम ओरल उसकी जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ऑब्जर्वेशन भी बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन और ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है लिपोफिलिसिटी की वजह से। और faster and greater absorption also applies less intestinal destruction of the drug। जो इसमें भी ऑब्जर्प्शन बढ़ जाती है इंटेस्टाइन में, ना कि वो डिस्ट्रक्शन हो, बल्कि इसमें ऑब्जर्प्शन ज्यादा हो जाए। ठीक है, दूसरा है ये तो पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बताया, दूसरा है अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। अगर हम किसी ड्रग में किसी उसमें कंपाउंड में अल्काइल सब्स्टिट्यूशन लगा दें अल्फा कार्बन पे, तो क्या होगा,
उसमें इंक्रीज लिपोफिलिक करेक्टर हो जाएगा, ठीक है, वो भी सब चीजें इंक्रीज करा देगा, प्रोलॉन्ग करवा देगी एक्टिविटी, ठीक है। सी है एन सब्स्टिट्यूट विद बल्कि ग्रुप, जो एन सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स होता है, अगर हम वो लगाए बल्कि ग्रुप्स लगाए अगर बल्कि ग्रुप के साथ, तो क्या होगा, ये इंक्रीज डायरेक्ट बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी विद डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, जो उसकी बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी है ना वो ज्यादा इनहांस हो जाएगी अगर हम एन सब्स्टिट्यूशन पे लगा दें। 63 कार्डियोग्लाइकोसाइड एज इट्स स्ट्रक्चर, ये केमिस्ट्री का है कि कार्डियोग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्टेरॉइड से ये रिसेंबल करता है, ये स्टेरॉइड मौजूद होता है एक कार्डियोग्लाइकोसाइड में। ये दो पार्ट्स का होता है, एक स्टेरॉइड होता है और एक अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रोड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर कार्डियोग्लाइकोसाइड बना, ठीक है। कार्डियोग्लाइकोसाइड आर नेचुरल ऑकरिंग स्टेरॉइड्स होते हैं विद पावरफुल स्टिमुलेटिंग एक्टिंग ऑन कार्डियक मसल्स पे करते हैं। These compounds are composed of a glycone, which either cardiolite and butyronide and hydrophilic carbohydrate। हाइड्रोफिलिक कार्बोहाइड्रेट होती है, ये C3 इनकी कार्बन की पोजीशन होती है, कार्बन की वहां पे ये जाके अटैच होते हैं और इनकी जो हाइड्रोफिलिसिटी है वो बढ़ जाती है इसकी, ठीक है। मुझे थोड़ा बहुत ही समझ आया क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा थी, केमिस्ट्री की कोई मुझे आज नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं डीप आ गया, समझ आ गया, थोड़ा बहुत जितना आपको आया उतना ही आ गया हमें भी। 64 कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंटीबायोटिक बतानी, कंसंट्रेशन कौन डिपेंडेंट होता है, जेंटामाइसिन, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा, जितनी ज्यादा डोज देंगे। विच इज सेलेक्टिव MAO ये है मैक्लोबिमाइड है, और ये जो मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज है ना इनहिबिटर, इसमें ए कैटेगरी में आता है मैक्लोमाइड और बी में सैलिसिलिन एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में, ठीक है। 66 है विच वन यू डोंट यूज हाइपरटेंशन, एक पेशेंट अगर डिप्रेशन में पेशेंट है तो हम उसको मिथाइल डोपा नहीं देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट डिप्रेशन में डोंट यूज हाइपरटेंशन, तो मिथाइल डोपा वाली ड्रग हम हाइपरटेंशन में नहीं देंगे, नॉर्मली हम देते हैं मिथाइल डोपा आपको। 67 विच ड्रग कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया, ये सारी ड्रग्स हैं जो हीमोलाइटिक एनीमिया करवाती है, मिथाइल डोपा, पिरिडीन, आइसोमेटाइड और पेनिसिलिन के हाई डोज, ये सब क्या करवाती है, हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करवाती है। 68 विच कैन अफेक्ट लीवोडोपा पास थ्रू ब्लड बैरियर, ये ब्लड ब्रेन मेरे ख्याल से ये, तो क्या है, हाई प्रोटीन डाइट होगी और एक व्हाट कैन अफेक्ट हीमोडोपा, अच्छा ये जो लीवोडोपा है, अगर ये प्रोटीन उसके साथ लेंगे तो ये डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और ये कार्बिडोपा में अफेक्ट यूज विद कार्बिडोपा, तो इसको जरूरी है कि इसको हम एम्प्टी स्टमक में लें, ठीक है, ताकि ये अपना ये उसमें कन्वर्ट ना हो। किसी को अगर आ रहा है तो मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ समझ में आ गया। असल में मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने ऊपर हीमोलाइटिक एनीमिया का बताया था, ये वो ड्रग है जो हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है ना, ऊपर वाले। हाँ ये सारी चारों ड्रग्स अच्छा, जी ये कह रही हो ना आप, लिपिडोपा असल में कार्बिडोपा में कन्वर्ट हो जाता है जी डिकार्बोजाइलेशन में, नहीं सॉरी, डिकार्बोजाइलेशन आल्सो इफेक्ट यूज विद कार्बिडोपा। हाई प्रोटीन डाइट के साथ लेंगे ना तो उसकी डिकार्बोजाइलेशन हो जाती है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस कर पाता है, इसीलिए इसको जो है ना एम्प्टी स्टमक पे लेता है, ये बोला है। 60 और ये वाली बात के लिए डिकार्बोक्सिल, ये जैसे लीवोडोपा पे होता है वैसे ही कार्बिडोपा के साथ भी होता है कि डिकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, ठीक है। 69 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटाकोलामाइन मेटाबॉलिज्म, ये COMT cross synaptically by MAO intraneurally present in mitochondria of liver। ये जो कैटाकोलामाइन मेटाबॉलिज्म है ना, जो फॉर्म इन वो है फॉर्म एंजाइम, ये कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन्स के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है,
ठीक है। नहीं, ये कह रहे हैं कि 70 कॉम्ट एंजाइम जो है ना, कॉम्ट एंजाइम हमारे साइनेप्सेस में होता है, जो उसकी परसेंट। रीअपटेक करता है कैटेकोलामीन्स की ना, उसकी जैसे एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस करता है ना, एसिटाइलकोलिन के साथ वही हाँ, कॉम्ट करता है कैटेकोलामाइंस के साथ। और जो माओ है ना, वो इंट्रान्यूरोनली प्रेजेंट होता है हमारी न्यूरॉन्स में, कि तो मोनो वहां पे अमाइनो यही ऑक्सीडेज। फंक्शन, हाँ, मोनोमाइन ऑक्सीडेज वहां पे ये कॉम्ट वाला फंक्शन प्ले करता है, रोल प्ले करता है। जो कॉम्ट जो है ना, वो साइनेप्सेस में प्ले करता है ना रोल, वो न्यूरोनल उसमें जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरॉन में माओ वही रोल प्ले करता है। मतलब कॉम जो होता है अच्छा, ना, कॉम क्या करता है, वो मेटाबॉलिज्म, एसिटाइलकोलिन की तरह है। कैटेकोलामीन्स की मेटाबॉलिज्म करता है ना। ठीक है। और हाँ माओ जो है ना, इंट्रान्यूरोनली वहां पे जो ब्रेन में जो रिलीज हो रहे होता है ना, माओ इनहिबिटर्स सुना है, वो यूज होता है ब्रेन में ना। तो माओ जो है ना, वो कैटेकोलामीन का, जैसे एसिटाइलकोलिन किससे वो होता है डिग्रेड, एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेस से होता है ना। जी। अच्छा, और अच्छा वो अच्छा, किससे उसका होता है, एंजाइम से एसिटाइलकोलिन हाँ, से होता है मतलब। हम्म। एसिटाइलकोलिन से होता है। कैटेकोलामीन जो है, नॉरेपेनेफ्रिन एपिनेफ्रिन, वो किससे होता है रीअपटेक। तो मैं तो ये इसी